Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of December 2022. तो गाइस आज है तारीख 29 दिसंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है उज़्बेकिस्तान को। ये वापस से न्यूज़ में आया है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। जो इंडियन नेवल शिप अस्त्रधारिणी है ना, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन ए बोलता है एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ऑप्शन नंबर सी टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे थंबनेल में क्या लगा दिया है। देखो, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल पिछले 3 दिनों से पब्लिश हो रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन करूंगा। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो, जो हिमालयन वाइग्रा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए भी जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमालयन वाइग्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ग्रो किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स चाहते हैं उस वाइग्रा को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, उस वाइग्रा को लिया जाए। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आखिरकार चाइना के अंदर में ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, चाइना के अंदर में इस वाइग्रा का क्या इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप इमेजिन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी देखो इसका जो रेट चल रहा है ना मार्केट के अंदर में, ये जो हिमालयन वाइग्रा होता है ये 60 से 70 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ पर रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, कई सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा 20 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से। तो वो बहुत पुराना रेट है, काफ़ी सारे पुराने आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो मेंशन करती हैं कि कई लाख रुपए दाम यहाँ पर इसका देखने को मिलता है पर केजी के हिसाब से, यानी कि जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ये महंगा देखने को मिलता है कीड़ा जड़ी। क्या होती है कीड़ा जड़ी, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ढेर सारे रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ जो सोर्सेस है ना उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जाके इस न्यूज़ आर्टिकल के बारे में सर्च करोगे ना तो ढेर सारे आपको आर्टिकल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। द हंट फॉर हिमालयन वाइग्रा, देन उसके बाद में आप देखोगे हिंदी इंग्लिश सभी आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, चाइनीज सोल्जर्स एंटर्ड इंडिया टू स्टील हिमालयन वाइग्रा। चाइनीज सोल्जर्स भारत में एंटर करे थे, किस चीज़ के लिए, हिमालयन वाइग्रा को चुराने के लिए। और मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल मेंशन किया गया कि हाँ, जो आपने पढ़ा है ना वो बिल्कुल सही पढ़ा है। अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से समझाऊंगा। जैसा आप लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट को ओपन करोगे ना तो आपको डिटेल से और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कंफर्म किसने किया है, कंफर्म करने के लिए एक और हमारे पास में बॉडी आ जाती है, वो है आईपीसीएससी। इसका मतलब है इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। इन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन किया है कि हाँ वाकई में ऐसा ही है कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं ये यहाँ पर इंडिया में काफ़ी बार आए हैं इस कॉर्डिसेप्स को कलेक्ट करने के लिए। तो आपका हो गया, अभी तो आप हिमालयन वाइग्रा कीड़ा जड़ी के बारे में बात कर रहे थे, कॉर्डिसेप क्या है, ये वही चीज़ है, कीड़ा जड़ी ही है, ठीक है। तो ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जिसके बेसिस पर मैं आपके साथ में यहाँ पर इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। आप देखोगे जो थंबनेल में आर्टिकल मेंशन्ड है वो थंबनेल में भी यहाँ पर डायरेक्टली जो दैनिक भास्कर का आर्टिकल है इसी का टाइटल जो है वो मैंने यूज़ कर दिया है, जैसा आपको आर्टिकल में दिख रहा है, ठीक है।
पहले मैं आप लोगों को इस वायग्रा के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चाइना इसके बारे में घुसपैठ क्यों कर रहा है, ठीक है ना। इसको लेकर इसको चुराने की कोशिश क्यों कर रहा है। आप यहाँ पर जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इधर पीछे की साइड में ये जो हाथ में है ना, ये बेसिकली पूरा का पूरा कीड़ा जड़ी का ही पिक्चर है। इस पिक्चर को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आता है। इस कीड़ा जड़ी के, इस वायग्रा के अपने आप में ढेर सारे फायदे होते हैं। जैसे यहाँ पर शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, जो शरीर के अंदर सूजन होता है उसको कम करने का काम करता है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये नेचुरल एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी काम करता है। मतलब इसके अंदर एक नेचुरल एंटी कैंसर एजेंट पाया जाता है जो कि कैंसर से भी लड़ने में मददगार साबित होता है। देन उसके बाद में हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर यहाँ पे काम करना, सेक्स ड्राइव को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है, मेमोरी को इंक्रीज करने का काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करता है ये कीड़ा जड़ी। तो अपने आप में ढेर सारे यहाँ पर इसके फायदे हैं। ध्यान रखना, हिमालयन वायग्रा, कीड़ा जड़ी, उसके बाद में कॉर्डिसेप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही के नाम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम लोग कीड़ा जड़ी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कीड़े में से निकल कर आता है। कैसे? तो आपने कैटरपिलर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रहा है। तो इस कैटरपिलर में से यहाँ पर एक फंगस जो है वो निकल कर आती है और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये पीले भूरे रंग का देख रहे हो ना, ये जो जड़ी है, इसका आधा हिस्सा यहाँ पर ये है, ये जड़ी जैसा दिखता है, और आधा हिस्सा यहाँ पर इसका कीड़े जैसा दिखता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे कैटरपिलर हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो होता क्या कि इन कैटरपिलर के अंदर ही नेचुरली यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से ये जो फंगस है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रो होने स्टार्ट होने के बाद में आप इस प्रकार से देखोगे तो ये जड़ी जो है ना इसमें से निकल जाती है और उसके बाद में ये कैटरपिलर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके अंदर कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल खाली हो जाता है कैटरपिलर, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है और इस प्रकार से इसके ऊपर से जड़ी बाहर निकल जाती है। तो इसी को हम लोग कीड़ा जड़ी बोलते हैं। इसके क्या है इतने सारे फायदे, वो सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है। तो कीड़ा जड़ी किस लिए बोलते हैं ये मैंने आपको बताया। और इसका जो साइज़ वगैरह है ना वो लगभग 2 इंच लंबा यहाँ पर साइज़ देखने को मिलता है। जो वजन है लगभग 300 से 500 किलोग्राम के आसपास यहाँ पर इसका वजन भी देखने को मिलता है। इसको हम लोग कॉर्डिसेप साइनेंसिस के नाम से भी जानते हैं। ये इसका बेसिकली यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा। ये एक कैटरपिलर और फंगस का कॉम्बिनेशन में होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, इसी कैटरपिलर में से फंगस निकल कर आ रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है इन दोनों ही चीज़ों का, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको दिखा दिया है। और जब इसमें से ये फंगस निकलता है तो वो क्या करता है, इस पूरे कैटरपिलर को खा जाता है। खाने के बाद में आप कह सकते हो उसको खत्म कर देता है, पूरी तरह से खाली कर देता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ममीफाई कर देना। तो ये टर्म भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना है और एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा फंगस इसके बारे में आपने समझ लिया, इसको हिमालयन वायग्रा बोलते हैं, हिंदी में कीड़ा जड़ी बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसका 20 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पर रेट देखने को मिलेगा, जो कि मतलब जो जितना रेट लगा दे उसके हिसाब से है। कहीं पर आप देखोगे तो 70-80 लाख रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर इसका रेट जो है वो मैंशनड है, ठीक है। IUCN के अंदर इसको थ्रेटेंड स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर जड़ी बूटी है काफ़ी खतरे में भी देखने को मिलती है, लगातार ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। वही एक रीज़न यहाँ पर चाइना के अंदर भी देखने को मिला, जिसकी वजह से चाइना जो है इसको चुराने की कोशिश भी करता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा IUCN की लिस्ट आती है ना, उस IUCN की लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है ना। IUCN क्या करता है, जितनी भी प्रजातियां हैं पेड़ पौधे और जानवरों की जो भी खतरे में है उनकी लिस्ट तैयार करता है। उसमें अलग अलग लिस्ट हैं, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है, इस कीड़ा जड़ी को रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि पिछले 15 सालों के अंदर में इसकी जो प्रोडक्शन है लगभग 30% से कम हुई है, 30% से गिरावट देखने को मिली है इसको उत्पादन में। ये एक इसका रीज़न बन जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं हम ये कीड़ा जड़ी पाई कहाँ पे जाती है। तो हिमालयन और तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर, उसके बाद में चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया के अंदर भी आपको कीड़ा जड़ी मिलती हुई नजर आएगी, खासकर उत्तराखंड में, है ना। फिर उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर जब और ऊपर जाओगे तो पित्तौड़गढ़ और चमोली वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर भी जो और ऊपर वाले रीजन्स हैं जहाँ पर पेड़ नहीं उगते हैं, सिर्फ छोटी छोटी घासें देखने को मिलती हैं, वहाँ पर इस कीड़ा जड़ी को उगते हुए आप देख पाओगे, ठीक है। बाकी इसके यूजेस क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि ये जो जड़ी बूटी है ये किस प्रकार से काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित हो सकती है।
अब इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप देखोगे चाइना के अंदर यार्सुगुम्बा के नाम से भी यहाँ पे इसको जानते हैं। और चाइना जो है बहुत लंबे समय से इस कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग यहाँ पे अलग अलग बीमारियों को, जैसे जो हेपेटाइटिस बी है या लीवर से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है जो ट्यूबरक्लोसिस है या कोई लेप्रोसिस जैसी बीमारी जो है, इन बीमारियों को ठीक करने में भी यहाँ पर एक कीड़ा जड़ी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये तो आपने यहाँ पर इसके बारे में समझ लिया है, जो भी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसको क्यों चुराने के लिए आता है। तो उसका रीज़न यहाँ पर यह है कि चाइना के अंदर में लंबे समय से इस कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल हो रहा है एज अ स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एनहेंस बूस्ट, एक तरीके से एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एनर्जी इन्हेंसर का काम करता है। ठीक है ना। तो चाइना के अंदर लंबे समय से जो एथलीट्स होते हैं, जो अलग अलग यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स के अंदर खेल रहे होते हैं, तो वो भी लंबे समय से यहाँ पर इस कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2009 में यहाँ पर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उस दौरान यहाँ पर आप कह सकते हो ये कीड़ा जड़ी वापस से न्यूज़ में आई थी। और उस चैंपियनशिप में लंबी लंबी जो दौड़ की रेसेस थी ना, मतलब जो लंबी लंबी दौड़ हो रही थी, उसमें महिलाएं ही जीत रही थी। मतलब ऐसा कि सोचा भी ना जा सके कि वो महिला जीत सकती है वो रेस को, लेकिन वहाँ पे वो महिलाएं एथलीट ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिसके बेसिस पर यहाँ पर जब उनकी कोच ने बताया, उनके ट्रेनर ने बताया, उनके ट्रेनर का नाम है जुनरेन, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये बेसिकली यहाँ पर यार्शागुम्बा यानी कि कीड़ा जड़ी की वजह से हुआ है, क्योंकि चाइना में इसको यार्शागुम्बा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ पे अपने एथलीट्स को दे रहे थे। ठीक है, अब कीड़ा जड़ी के लिए चाइना घुसपैठ क्यों करना चाह रहा है, तो इसके लिए आप देखोगे कि चाइना के अंदर में कीड़ा जड़ी लंबे समय से यूज़ की जा रही है। इसका प्रोड्यूसर भी रहा है चाइना, उसका एक्सपोर्टर भी रहा है। और हम पिछले कुछ सालों के अंदर ये देख रहे हैं कि इसका उत्पादन चाइना में कम हो गया है। कितना कम हो गया है, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है, एक एस्टिमेशन के तौर पर अगर हम देखें तो 2018 से ही यहाँ पर आप देखोगे जो उत्पादन है लगातार कम होता हुआ नजर आया है। 2011-2010 में आप देखोगे तो जहां चाइना 1.5 लाख किलोग्राम के आसपास यहां पर इसका प्रोडक्शन कर रहा था, वहीं पर अभी आप लेटेस्ट के अंदर आप देखोगे तो 40,000 किलोग्राम के आसपास प्रोडक्शन कर रहा है। तो मतलब प्रोडक्शन जो है, इसका उत्पादन जो है चाइना के अंदर में वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, डिमांड लगातार बढ़ी है। तो प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड लगातार बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप देखोगे बार बार कोशिश करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन वाले रीजन है वहाँ से इस कीड़ा जड़ी को चुरा कर ले जाया जाए। बात क्लियर हुई। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं अपने आप से नहीं बताई हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश करी गई हैं। उन्हीं आर्टिकल्स को कलेक्ट कर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। जो चैंपियनशिप वगैरह के बारे में आपको बताया ना, वो सब इसी आर्टिकल में है। पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन कम हुआ है, वो सब बातें मैंने अभी आपको यहीं से समझाई हैं। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर आता है एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। तो तमिलनाडु की सरकार ने यहाँ पर नीलगिरी ताहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेटअप किया है। नीलगिरी ताहर क्या है, यहाँ पर ये इस प्रकार का आपको ये जानवर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो जानवर है इसको हम लोग नीलगिरी ताहर के नाम से जानते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन भी पिछले कुछ समय में लगातार कम होती हुई नजर आई है। तो इसी को यहाँ पर बचाने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो तमिलनाडु स्टार्ट कर रहा है। इसके लिए कुछ जो पैसा है वो यहाँ पर खर्च कर रहा है। ठीक है ना। तो ये जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से तैयार कर ली गई है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो तमिलनाडु की सरकार ने कल ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि हाँ बिल्कुल हम इस वाले जानवर को बचाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये नीलगिरी ताहर ना तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, तो वहाँ का राज्य जानवर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसको बचाने के लिए लगभग 25.14 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में क्या होगा, जो हमारी सरकार है वो प्लानिंग करेगी कि कैसे हम लोग यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में इसकी पॉपुलेशन लगातार खत्म हुई है ना। लोगों के अंदर इसके बारे में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे 2022 से 2027 के बीच में, ऐसा भी यहाँ पर डेटा निकल कर आता है। इनफैक्ट आप देखोगे जो 7 अक्टूबर की तारीख होती है ना, इसको यहाँ पे आने वाले समय में सेलिब्रेट किया जाएगा नीलगिरी ताहर डे की तरह। तो ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। इनफैक्ट इस जानवर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री देखोगे ना, तमिल संगमम लिटरेचर को आपको देखने को मिलेगा। लगभग आज से 2000 साल पहले का जब आप लिटरेचर देखते हो तो वहाँ पर भी इस नीलगिरी ताहर के बारे में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। इनफैक्ट जो मीजोलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा, लगभग 10,000 से लेकर 4000 BC के टाइम पीरियड की बात की जा रही है। वहाँ पर भी कुछ जो पेंटिंग्स नज़र आई हैं ना, उन पेंटिंग्स के अंदर में इस जानवर के बारे में दर्शाया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो कल्चरली जो है ना, जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और आज के समय में इस नीलगिरी ताहर को
IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर रखा गया है क्योंकि इसकी संख्या लगातार खत्म हुई है, इसकी पॉपुलेशन खतरे में है। दैट इज़ वाई इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। ये जो एनिमल आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ऊंचाइयों पर यह पाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, खासकर आज के समय में वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वेस्टर्न घाट्स यानी कि तमिलनाडु और केरला वाले रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहीं पर आपको ये पाए नहीं देखने को, मतलब कहीं पर भी पाए जाते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मेंशन ये किया जाता है कि पिछले कुछ समय में इनकी संख्याएं बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट होती हुई नजर आई हैं, बहुत तेजी से खत्म होती हुई नजर आई हैं, जिनको बचाने के लिए इस प्रकार से तमिलनाडु सरकार अब एक कदम उठा रही है। बात क्लियर हो गया? तो ये तो आपने आर्टिकल में पढ़ लिया, और आर्टिकल में नीलगिरी ताहार न्यूज़ में है, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर आपने इसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ा, इसका साइंटिफिक नेम या और भी कुछ छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं कवर करी, तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। तो ये तो हमने आर्टिकल पढ़ा, अब इस आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ते हैं, यानी कि स्टैटिक पोर्शन को लिंक करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाला जो आर्टिकल पढ़ा था ना वाइग्रा के बारे में, तो हमने करंट न्यूज़ क्या थी, वो चाइनीज सोल्जर्स वाली, उसको हमने स्टैटिक पार्ट से लिंक किया, जहाँ पे हमने वाइग्रा के बारे में समझा। जब हम लोग बात करते हैं नीलगिरी ताहार के बारे में, तो नीलगिरी ताहार बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा जानवर है जिसको हम लोग नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम? नीलगिरी आइबेक्स। इसको आज के समय में IUCN के अंदर एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया। क्यों रखा गया है मैंने आपको बता दिया। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 वाला, उसमें शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यह है कि इसको हाईली प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, और अगर कोई इसका शिकार वगैरह करता है, कोई भी यहाँ पर अपराध करता है इस जानवर को लेकर, तो उसके ऊपर बहुत सारी जो पेनल्टीज़ हैं वो चार्ज की जाती हैं। ठीक है, बाकी इसी प्रजाति का जो एडल्ट मेल होता है, जो बड़े साइज़ का यहाँ पर मेल जानवर देखने को मिलता है इसी प्रजाति का, उसको हम लोग सैडल बैक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसकी जो बैक है वो थोड़ी सी ग्रे कलर की भी नज़र आती है। ठीक है, बाकी आप देखोगे ये जानवर आज के समय में तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। फिर उसके बाद में आप देखोगे आज के समय में वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये जानवर पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स में खासकर नीलगिरी हिल्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु केरला के अंदर यह जानवर पाया जाता हुआ नज़र आएगा। थ्रेट की बात करें, कोई खतरा वगैरह है? बिल्कुल, बहुत सारे खतरों की वजह से इनकी जो प्रजातियां हैं वो खत्म हुई हैं। तो हैबिटेट लॉस, यानी जहां पर ये रहते हैं, है ना, जहां पर ये जानवर पाए जाते हैं उस एरिया को डैमेज करना, लगातार डिफॉरेस्टेशन होना, कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी संख्याएँ कम हुई है। दूसरा है पोचिंग, यानी कि इनकी हंटिंग वगैरह करना। तीसरा आपको देखने को मिलेगा इन एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो पहले से ही बहुत कम थी, आइसोलेटेड थी, जिसकी चक्कर में यहाँ पर इनको कोई भी अगर थोड़ा सा नुकसान पहुँचता है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पॉपुलेशन के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले से इनकी पॉपुलेशन कम नज़र आती है। फिर लास्ट जो एक कारण देखने को मिलता है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि लगातार गर्मी का बढ़ना, है ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, वो भी इन जानवरों को सूट नहीं करता, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज होती हुई नज़र आई है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने यहाँ पर अब इस पूरे आर्टिकल को कंप्लीट किया है। आगे आते हैं, ये आपको कुछ इसकी इमेजेस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये नीलगिरी ताहार नज़र आता है। ठीक है ना, इसकी जो एडल्ट मेल होता है ना उसको सैडल बैक के नाम से इसलिए जानता है क्योंकि इनकी जो बैक है वो बेसिकली थोड़ा सा ग्रे कलर की नज़र आती है। बाकी ये पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये सारे के सारे नीलगिरी ताहार हैं। क्लियर हो गई बात? नौ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ऐसा नहीं है, देखो यार करना क्या है, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दो। एक टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप को अचीव करवाना है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान के बारे में पूछा गया है, उज़्बेकिस्तान में एक बवाल मच चुका है। इंडिया की कुछ सिरप हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हुई है ना, जिस वजह से यहाँ पर उज़्बेकिस्तान न्यूज़ में है, तो अच्छे से यहाँ पर उज़्बेकिस्तान को देखना है ना। और अभी मैं आगे डिटेल से बताऊँगा आपको इस न्यूज़ के बारे में भी, आज के न्यूज़पेपर के अंदर इसको कवर किया गया है। तो उसको मैप में देखना, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है, उसको अटेम्प्ट करना। इससे क्या होता है, जब आप रोजाना के बेसिस पर एक्टिव रहते हो ना, तो पता चलता रहता है कौन कौन लंबे समय से एक्टिव है कमेंट के अंदर में, कौन कौन रेगुलर बेसिस पर अपने आंसर्स को प्रॉपरली दे रहा है। ठीक है, आज का डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी भी चलेगा क्योंकि आज पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, जो भी एडिटोरियल्स वगैरह है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से डिटेल डिस्कशन चलने वाला है। ठीक है, नाउ अगले पेज पर आपको 3-4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा उसको अपने पास में ज़रूर से नोट डाउन कर लेना। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, साल 2020 में कोविड आया। कोविड की वजह से लॉकडाउन्स लग गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, तो भैया कोई ट्रैफिक वगैरह तो था नहीं,
कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ट्रैवल कर नहीं रहा था, तो इसके चक्कर में जो एक्सीडेंट्स है वो भी कम हुए। लेकिन साल 2021 का जो डेटा निकल कर आता है वो चौंकाने वाला निकल कर आया। साल 2021 के अंदर में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, ठीक है ना। साल 2020 में कोविड की वजह से ये एक्सीडेंट्स कम हुए थे, लेकिन साल 2021 में ये बराबर हो गए। कितने बराबर हो गए, आओ इस पूरे ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आप देखोगे लंबे समय से, पिछले कुछ सालों से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पिछले 6 सालों से हर साल लगभग 1,30,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। साल 2016 में ये नंबर 1,36,000 था, साल 2017 में 1,34,000, साल 2018 में 1,37,000 के आसपास था, साल 2019 में अगेन 1,37,000, साल 2020 में ये नंबर कम हो गया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था, खुद गाड़ी मोटर कोई नहीं चल रही थी, जिस चक्कर में यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स कम हुए। फिर भी आप देखोगे 1,20,000 तक ये रोड एक्सीडेंट्स पहुँच गए थे। साल 2021 में ये आंकड़ा पहुंच जाता है 1,42,000 का। तो यही बताया गया कि अभी तक पिछले 6-7 सालों में आप देखोगे ना तो 2021 में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है, जिनकी वजह से लोगों की जान भी गई है। बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया करंट इशू। अब कितने से कितने उम्र वाले लोगों की यहाँ पे कितने कितने लोगों की जान गई है ना, वो सारी बातें बताई गई हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी जान गई हैं ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूँ। आपको समझना होगा कि रोड सेफ्टी आखिरकार क्या है, हमें रोड सेफ्टी के लिए क्या करना होगा, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल को एक एडिटोरियल की तरह देख के कवर करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आप डायरेक्टली मेंस आंसर राइटिंग में उसको लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आपके पास में रोड सेफ्टी को लेकर एक पूरा का पूरा कंटेंट ऑलरेडी रेडी होगा। इस प्रकार का रोड एक्सीडेंट को लेकर कोई भी आर्टिकल आता है, आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उठाकर यही डेटा चेप देना है जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह आपको दिखेगा तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली भी ये आर्टिकल न्यूज़ में था, मैंने डिस्कस किया था क्योंकि हाल ही में लैंसेट स्टडी हुई थी। लैंसेट स्टडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात यहाँ पर की जा रही है कि इंडिया के अंदर में लगभग हम 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं जो कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही हैं। 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करके। वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली बात, लोगों की जो गाड़ी की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। लोग यहाँ पर शराब वगैरह पी के गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, है ना। तीसरा, यहाँ पर हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। चौथा, सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर हमने फोकस कर लिया तो जो भी मृत्यु हर साल हो रही हैं, आप कह सकते हो इंडिया के अंदर में, उसमें से कई सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं हर साल। इनफैक्ट 20,000 लोगों की तो जान बचा ही सकते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसने इसके बारे में मेंशन किया था, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है, इवन साल 2020 में भी जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी ना, किस किस की वजह से हुई थी? 69% डेथ हुई थी गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से। 30% डेथ हुई थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने थे। 11% डेथ हुई थी किसकी चक्कर में? उन्होंने सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये कारण सबसे बड़े कारण है और हम इनको सही कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इनको ठीक किया जा सकता है, यानी इतने लोगों की जान को बचाया जा सकता है ना। तो उसी चीज़ के बारे में ये रिपोर्ट ने पब्लिश किया था। तो इन्होंने समझाया कि रोड सेफ्टी का इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या है। इंडिया की अगर हम लोग मेजरली बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट एक सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इवन आप कह सकते हो रोज़ाना के बेसिस पर इस रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे के कारण आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे के क्या क्या कारण है। सबसे पहला यहाँ पर कारण है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। हमारे पास में रोड्स, बहुत लंबी लंबी रोड्स आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस जो है ना वो बहुत ख़राब हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन खराब होने की वजह से आप देखोगे रोड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा तरीके से बना हुआ है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, कहीं पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं पर रोड्स के ऊपर बहुत लंबे लंबे कर्व बन जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इंसान के लिए काफ़ी खतरा साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है और इसके चक्कर में भी रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं उसके पीछे के कारण हम यहाँ पर समझ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आपको कारण देखने को मिलता है नेग्लिजेंस एंड रिस्क, यानी कि गाड़ी की स्पीड तेज हो जाना, या फिर कोई भी व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन करने के बाद में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, या फिर कोई थका हुआ है उसके बाद यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा है बिना किसी हेलमेट के, बिना किसी सीट बेल्ट के। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मतलब इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारी बात तो यह कि ये जो 4 चीज़ें इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है, इतने बड़े लेवल पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा है लोगों की जान जाने का। तीसरा यहाँ पर रीज़न है डिस्ट्रैक्शन।
कभी कभी आप देखोगे कई सारे लोग होते हैं मोबाइल फ़ोन लगा लेते हैं, अब हेलमेट पहन लेते हैं, हेलमेट के अंदर से भी मोबाइल फ़ोन लगा लेते हैं, कई बार मैंने कई लोगों को देखा है। तो ड्राइव करते हुए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को लगाना कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है रोड एक्सीडेंट्स का। फिर बात आती है ओवरलोडिंग की। कई बार यहाँ पर क्या होता है, जब कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, इधर से उधर सामान पहुँचा रहे होते हैं, तो पैसा बचाने के लिए ढेर सारा सामान यहाँ पर एक ही गाड़ी के अंदर भर दिया जाता है। तो इसकी वजह से उस गाड़ी के ऊपर ओवरलोडिंग हो जाती है और एक हद से सामान होने की वजह से गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी चक्कर में भी अगेन एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो गाड़ी जब टकराती है ना तो दूसरे को भी लेकर डूब जाती है अपने साथ में। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है रोड एक्सीडेंट्स के पीछे का। देन उसके बाद में यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी जागरूकता लोगों में है ही नहीं, जैसे एयर बैग्स के बारे में नहीं पता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है। अभी भी कई सारे लोगों को एयर बैग्स के बारे में नहीं पता होगा, जो कि कार के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो इसकी जागरूकता की काफ़ी ज़्यादा कमी होने की चक्कर में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे लोगों के काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये भी कई सारे चैलेंजेस है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे हमने ये तो पढ़ा कि हाँ क्या क्या दिक्कत है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि लोगों की जान जा रही है, उनकी गलती की वजह से जा रही है, तो उसका कोई इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहा है क्या? जब गलती कर रहे हैं तो जान जा रही है? नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी। कैसे? आप देखोगे हर साल, मतलब जो हमारी बेसिकली जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है ना, उस इकोनॉमी का 3% हम लोग खो रहे हैं केवल और केवल रोड एक्सीडेंट की वजह से। लोगों की जान जाने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर 3% का लॉस हो रहा है, जो कि यहाँ पे रोका जा सकता है, जो कि प्रिवेंटेबल है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई। और दूसरा, इसके इम्पैक्ट आप देखोगे सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। खासकर यहाँ पे मान लो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, मेल के एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, पुरुष के देखने को मिले हैं। अब बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है ना, गलतियों की वजह से। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो पूरा परिवार उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट था, वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो हर एक रोड एक्सीडेंट डेथ हो रहा है ना, इसके चक्कर में जो उस व्यक्ति का परिवार है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहा है। वो परिवार कहीं ना कहीं गरीबी की चपेट में आ जा रहा है, उधारी की चपेट में आ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर सोसाइटी के लेवल पर पड़ रहे हैं। अब जेंडर बेसिस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, पुरुष की डेथ ज़्यादा हो रही है, ऐसा रिपोर्ट ने मेंशन किया। तो यहाँ पर उनकी डेथ हुई। अब घर में रहने वाली, मतलब घर में यहाँ पर आप कह सकते हो वही व्यक्ति था जो कि पूरे घर को चला रहा था। अब एक्सीडेंट की वजह से, डेथ होने की वजह से जो सारा बर्डन है वो महिला के ऊपर पड़ जाता है। अब महिला यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देखना, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, घर का खर्चा निकालना, वो यहाँ पर आप कह सकते हो एक जेंडर के ऊपर सारा का सारा जो जोर है वो पड़ने लगता है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे पता ये लगाया गया काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में, काफ़ी सारे घरों के अंदर में जो उनकी इनकम लेवल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है उनके घर के इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, जो कि यहाँ पर पूरा घर चला रहा था। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है ये हो गई। और उन लोगों के ऊपर जो कर्जा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर कंट्रोल कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? देखो, कई सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर समझना होगा। इसको आप समझ रहे होंगे, एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इसको यहाँ पर आपको समझ के चलना होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जब इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात, स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। यानी लोगों की जो स्पीड है, ओवर स्पीडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है। 70% लोगों की जो जान जा रही है वो स्पीडिंग की वजह से जा रही है। तो पहली चीज़ तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्पीड को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस इंस्टॉल करने होंगे जगह जगह पर। ठीक है, जो कि पता लगा सके हाँ ये व्यक्ति कितनी स्पीड में गया है। तो वो डिटेक्शन डिवाइसेस होने चाहिए, कैमरा सिस्टम वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमारे पास में लगा होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा निगरानी रख के इसको कंट्रोल कर सकें। तो क्या कहीं पर ऐसा किया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ और साथ ही साथ में न्यू दिल्ली ये ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार के स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस को अपने यहाँ पे लागू कर चुके हैं। ठीक है, आप देखोगे कुछ यहाँ पर डिजिटल कैमरास चंडीगढ़ के अंदर लगा दिए गए हैं, स्पीड कैमरास न्यू दिल्ली के अंदर भी लगा दिए गए हैं। इवन यहाँ पर जो न्यू दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल है उनके पास में रडार गन भी दे दी गई है। रडार गन का क्या काम है? रडार गन क्या करती है ना, ट्रैफिक पुलिस के हाथ में होती है। अगर कोई गाड़ी तेज जा रही है तो उस रडार गन में पता चल जाता है कि हाँ जो बराबर से गाड़ी निकली है ना उसकी स्पीड कितनी थी लगभग। तो बेसिकली यहाँ पर यह काम किया जा सकता है और उसी के बेसिस पर अगर उसकी ज़्यादा स्पीड है तो ई चालान भी काटा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वे में ही चालान काट के उसके घर तक पहुँचा दिया जाए, जिससे यहाँ पर उसको अकल आ जाए कि हाँ मुझे आगे से ये ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है।
ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं, या फिर एक और कदम हमें उठाना होगा, वो है सेफ्टी मेजर्स को, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार है तो उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने टाइट नहीं है, तो उनको टाइट करना होगा, कुछ हैवी फाइन्स को लेकर आना होगा। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स का वॉल्यूशन करता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो फाइन्स वगैरह वो इम्पोज करने होंगे। दोबारा यहाँ पे वॉल्यूशन करता है, पकड़ा जाता है दोबारा भी, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो फाइन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। जो लोग यहाँ पर शराब पीकर या कोई ड्रग के नशे में ड्राइविंग कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना पे करना पड़े, तभी यहाँ पर जाकर हम लोग इन चीज़ों को रोक पाएंगे, इन रोड एक्सीडेंट्स को रोक पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था जिसको हमने बेसिकली एक एडिटोरियल की तरह डिस्कस किया है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की जा रही है एकलव्य टीचर्स के बारे में। तो जो एकलव्य टीचर्स है ना, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 दिन की ट्रेनिंग चलेगी कंप्यूटर साइंस के अंदर में। अब ये एकलव्य क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर एकलव्य टीचर्स कौन है, जो कि EMRS के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब ये EMRS क्या है, ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये जो पर्टिकुलर रेसिडेंशियल स्कूल का सिस्टम है ना, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो आदिवासी यहाँ पर बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया है। तो ट्राइबल स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एजुकेशन मिले उसके लिए यहाँ पर EMRS का सिस्टम लेकर आया गया था। उनके लिए स्कूल्स को डेवलप करने के बारे में चर्चा की गई थी। काफ़ी सारे स्कूल्स आज के समय पर चल भी रहे हैं जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे उनको कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग देने के बारे में चर्चा की जा रही है। 2 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिससे यहाँ पर क्या होगा, उन टीचर्स को डिजिटल एजुकेशन के बारे में पता चलेगा, और वो डिजिटल एजुकेशन उन टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुँचेगा। तो लगभग यहाँ पर ये जो वर्कशॉप है ये स्टार्ट होगा लगभग 54 स्कूल्स के अंदर में। तो ये जो 54 स्कूल्स हैं, लगभग 6 राज्य के स्कूल होंगे, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ पर इन पूरे स्टेट्स को मिलाकर जो 54 EMRS होंगे ना, ये वाले स्कूल्स होंगे, इनके अंदर में ये ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। और इस ट्रेनिंग के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज होंगे कंप्यूटर साइंस को लेकर, उसके फंडामेंटल्स को लेकर, कोडिंग को लेकर, है ना, लॉजिकल सीक्वेंसिंग को लेकर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर, वो जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर सिखाई जाने वाली है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो बस खाली यहाँ पे करंट इशू देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये क्या है पूरा सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर इन टीचर्स को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, दी जाएगी बेसिकली। तो ये तो आपने करंट इशू याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे बनता हुआ नजर आएगा। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं समझते हैं। ये जो स्कीम है ना EMRS, ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडियन ट्राइबल्स है, खासकर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी इंडिया के अंदर में। तो इन ट्राइबल लोगों के लिए यहाँ पर इन स्कूल्स को बनाया जाए, इन ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए इन स्कूल को बनाया जाए। और इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट करे हुए काफ़ी लंबे समय हो चुका है, 1997 से लेकर 1998 में यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट किया गया था। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है नासिक के अंदर में, इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से, मतलब इसको पहली बार प्लान किया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू, और इसी के बेसिस पर यहाँ क्या हुआ, हमने एक क्लैरिटी अपने अंदर देख ली थी कि हम क्या करेंगे, जो आसपास के ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए EMRS स्कूल्स को हम लोग बनाने लगे। अब EMRS स्कूल के अंदर जो सिलेबस होता है बिल्कुल CBSE वाला ही होता है, जैसे CBSE का पैटर्न है वैसे ही पैटर्न आपको EMRS में देखने को मिलेगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, इसको बनाया गया है ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। बात क्लियर हो गई। एजुकेशन के साथ साथ हम उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो पूरा विकास है वो कर सकें, उसके लिए यहाँ पर इन स्कूल्स को बनाया गया। प्रेजेंट टाइम पे यानी कि आज के समय में लगभग 384 के आसपास इस प्रकार से स्कूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि आज के समय में वर्क कर रहे हैं हमारे पूरे देश भर में। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई, जो कि बच्चे के स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। अब कवरेज की बात करते हैं, तो जो EMRS की गाइडलाइंस है ना, इस स्कूल को लेकर जो गाइडलाइन है ये 2010 की गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बोला गया कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर 50% के आसपास शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, ST की पॉपुलेशन 50% के आसपास है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक ना एक EMRS स्कूल ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन थी। तो 2018-19 के बजट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा यही टारगेट था कि जहाँ पर भी जिस भी एरिया में 50% के आसपास शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, लगभग वहाँ पर 20,000 के आसपास ट्राइबल पर्सन है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में 2022 तक एक ना एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होगा जो कि वहाँ के ट्राइबल स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर काम करना, फिजिकल, मेंटल, सोशली डेवलपमेंट को लेकर काम करना।
ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाता है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं लगातार दे रहा हूँ ना, वो सब कुछ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। करना क्या है, पीडीएफ में जब आप डाउनलोड करोगे तो एक ऐप को भी डाउनलोड कर लेना साथ साथ में, जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। इस ऐप में इस पीडीएफ को ओपन करना, जब इस पीडीएफ को ओपन करोगे ऐप के अंदर में तो इस प्रकार से आपको येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स नजर आएंगे, और इन्हीं को आप ओपन करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 3 डॉट्स नजर आएंगे, इन 3 डॉट्स के बेसिस पर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो एडिट करके। ठीक है, ये एडिट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको ये अपने डिजिटल नोट्स बनाने हैं वहाँ पर। क्लियर हो गई बात? चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला। मैंने आज आपसे बोला है उज़्बेकिस्तान को मैप में देख करना है। उज़्बेकिस्तान को मैप में देखने के पीछे का रीज़न ये भी है, लगभग 18 मृत्यु हुई हैं उज़्बेकिस्तान में एक सिरप पीने की वजह से। वो सिरप बेसिकली इंडियन कंपनी ने बनाई है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कफ की सिरप है, और वो कफ की जो सिरप है ये थोड़ी सी एक्सेसिव डोज के अंदर दे दी गई है 18 बच्चों को, और उस सिरप का नाम है डॉक 1 मैक्स। इस सिरप को बनाया गया मैरियन बायोटेक के थ्रू, एक इंडियन कंपनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन बच्चों की जान चली गई। ठीक है, अब बोलता है यहाँ पर यह है उज़्बेकिस्तान कि इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को उसके बारे में पता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर भी इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान की साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया कि इन्होंने जो भी इनकी कंट्री के अंदर इस प्रकार की टैबलेट और सिरप जो भी यहाँ पर किसी भी फार्मेसी के अंदर है उन सबको वापस से बुला लिया गया है, मतलब वापस उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कलेक्ट कर लिया है। बोला यह जा रहा है क्यों बच्चों की जान गई है, क्योंकि इस सिरप के अंदर में इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया गया है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि कहीं ना कहीं जहरीला है, ऐसा यहाँ पर उज़्बेकिस्तान मेंशन करता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपने करंट इशू पढ़ लिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उज़्बेकिस्तान के अंदर में। बट यहाँ पे अब हम समझते ये हैं कि आखिरकार जो ये दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, इनको बनाने की, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको बेचने की जो अप्रूवल वगैरह है वो किस किस के हाथ में, कैसे यहाँ पर इनको देखा जाता है। तो इंडिया के अंदर में किस प्रकार से हम इन दवाइयों को रेगुलेट करते हैं इसको समझते हैं। तो इंडिया के अंदर में दवाइयों को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग पर्टिकुलर एक्ट बनाए गए हैं और अलग अलग बॉडीज़ भी बनाई गई हैं। जैसे एक एक्ट को देखोगे तो यहाँ पर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये 1940 का है। इसने यहाँ पर सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रेगुलेटर्स के ऊपर दे रखी है कि ये लोग सारी की सारी दवाइयों को, कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करने का काम करेंगे, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। ये पर्टिकुलर एक्ट हमें कुछ गाइडलाइंस देता है कि क्या करा जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा। जो भी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी मेडिसिन है इनको अगर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको दवाइयाँ बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना होगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक गाइडलाइन देता है। उसके बाद में एक और बॉडी आ जाती है, वो है CDSCO, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी यहाँ पर काम क्या है, ये हमारे यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स, जितनी भी दवाइयाँ हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को लेकर ये चेक करता है। मतलब उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम, उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने का काम, सारा का सारा काम यहाँ पर CDSCO को दिया गया है। ठीक है ना, जो भी दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही है या कोई लाइसेंस अप्रूव करना है तो वो सारा काम यहाँ पर बेसिकली उस काम को सुपरवाइज करने का जो काम है वो CDSC को दिया गया है। जितनी बात दवाइयाँ हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में जो दवाइयाँ जाती हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी किसके पास में है, CDSCO के पास में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तीसरी बॉडी आती है, वो है DCGI, यानी कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम DCGI के नाम से जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं CDSCO का ही हेड डिपार्टमेंट है। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी जो है ना, इसका काम भी यही है कि जितने भी लाइसेंस हैं उन लाइसेंस को अप्रूवल देना। इसका काम है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन करना, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसके सेल को लेकर, उसके इंपोर्ट को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जितने भी स्टैंडर्ड्स, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने का काम होता है वो DCGI का होता है। तो ध्यान रखना, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि भारत में दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी काम है वो हैंडल करती हैं। तो DCGI हो गया, एक हो गया CDSCO, और एक तीसरा हो गया यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अगला आर्टिकल है हमारा इकोनॉमी पेज पर। देखो इकोनॉमी पेज पर हर रोज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आते, मैं कुछ कमेंट देखता हूँ नीचे कि सर आप इकोनॉमी पेज डिस्कस नहीं करते। तो देखो इकोनॉमी पेज रोज़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कदार इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाते हैं तब डिस्कशन में करता हूँ जो काम के होते हैं। ठीक है ना, तो फालतू में टाइम वेस्ट वहाँ पे मत किया करो। जब काम के आर्टिकल आएंगे तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएंगे, और आपके पास भी एक पर्टिकुलर डेटा होगा तो इकोनॉमी का क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे। ठीक है, लेकिन काम के आर्टिकल भी तो होने चाहिए ना। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है इकोनॉमी के पेज पर, इकलौता आर्टिकल है जो काम का है। क्या बात करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, FDI के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया पिछले कुछ समय में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है हमारे देश में
वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बजाय सर्विस सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आप देखोगे अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2014 के बीच में, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आया है सर्विस सेक्टर के अंदर में वो 80.51 बिलियन डॉलर्स का था। लेकिन 2014 से लेकर 2022 के बीच में जो ये इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया और बढ़कर ये 153.01 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। तो सर्विस सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट हमारा बाहर से आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम होता हुआ नजर आया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और अगर मतलब थोड़ा बहुत भी ग्रो भी किया है ना तो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई कम देखने को मिलेगा, लेकिन सर्विस सेक्टर में एफडीआई ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अब सर्विस सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आईटी, बिजनेस आउटसोर्सिंग, होटल, टूरिज्म, ये कुछ फेवरेट इंपॉर्टेंट जगह रही हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, आप ऐसा कह सकते हो। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पिछले कुछ समय में एफडीआई कम हुआ है। तो वो बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यही बात है, घुमा फिरा के बार बार इसको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा में दी गई हैं। तो इस डेटा को ही पढ़ लेना काफ़ी रहेगा, आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना है, जैसे एफडीआई होता क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक काम खत्म है, इस आर्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंस जो है वो एफपीआई के साथ में क्या है, यानी कि एफडीआई और एफपीआई। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, अब उसको समझते हैं। ठीक है, तो एफडीआई की जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो बाहर की जो कंट्री का कोई यहाँ पर व्यक्ति है, जब वो हमारे देश के अंदर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, निवेश करता है, तो वो बेसिकली एफडीआई कहलाता है ना। तो वहाँ पे वो एक डायरेक्ट कंट्रोल भी मांगता है, जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो उसका एक डायरेक्ट कंट्रोल भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा अलग होता है। यानी बाहर का व्यक्ति अगेन वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, जब भी वो स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, तो वो बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, एफपीआई कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन एफडीआई में जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है कंपनीज के अंदर में, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उसका ज़्यादा कंट्रोल भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी कुछ और डिफरेंसेस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक पिक्चर है मेरे पास में, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो एफडीआई एफपीआई के डिफरेंस को समझते हैं। पहली बात, इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन में आप देखोगे तो एफडीआई का मतलब है अगेन जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट आना हमारे देश में, खासकर कंपनीज के अंदर में। ठीक है ना। बाकी एफपीआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट आता तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर, बॉन्ड के अंदर डायरेक्टली पैसा लगाया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर का रोल कैसा होता है, तो एफडीआई में जो इन्वेस्टर है वो एक्टिव इन्वेस्टर होता है, लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहता है, उसका कंट्रोल भी अच्छा खासा होता है। लेकिन यहाँ पर ये पैसिव इन्वेस्टर होता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको यहाँ पर देखता रहता है। ठीक है, यहाँ पे एफडीआई में आप देखोगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आप देखोगे ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी का लगाया जा रहा है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के थ्रू यहाँ पर जो बॉन्ड्स वगैरह वो सब परचेज करे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्रोल है एफडीआई के अंदर में, कंट्रोल हाई होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल काफ़ी कम होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यानी कि एफडीआई के अंदर में आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लंबे समय के लिए पैसा लगाया हुआ होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी भी निकाल सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है ये। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है, कैसे बन सकता है, देखो एक यूपीएससी ने साल 2014 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये कोई एफडीआई एफपीआई को लेकर नहीं था, ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर था। आपको मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी बार पढ़ाया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बस ये पूछ लिया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, यहाँ पे हमारा फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होल्डिंग्स होती हैं आरबीआई की, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती हैं। इन 3 चीज़ों से मिलकर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। तो दैट इज़ वाई बी जो है वो सही उत्तर था। तो मतलब इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही संबंधित एफपीआई एफडीआई है। तो मैंने आपको बस खाली लिंक करके समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आपसे पूछा जा सकता है कि एफपीआई में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। ध्यान रखना, एफपीआई में स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नौ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज का एडिटोरियल डिस्कशन होने वाला है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मज़ा आएगा आपको सारी चीज़ें समझने में। सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है आज के भी। पिछले कुछ समय में एडिटोरियल इतने खास नहीं आ रहे थे, बट आजकल बहुत खास आ रहे हैं। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट पहले उसको देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन।
कल मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। बहुत डिटेल से समझाया था ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे बनती है, कैसे ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा और भी हाइड्रोजन्स होती हैं, सब कुछ समझाया था, बताया था ना। आज उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन इज बीइंग टर्म्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भविष्य का ही ईंधन है, भविष्य के लिए, आने वाले टाइम के लिए एक फ्यूल की तरह हम, यानी एक फ्यूचर फ्यूल की तरह इसको देखा जा रहा है। तो आपको एनालाइज करना है इसके बारे में कि वाकई में ऐसा है क्या। दूसरा यहाँ पे बताना यह है कि क्या क्या कदम इंडिया उठा चुका है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि क्या क्या हम काम कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो ये यहाँ पर आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। जो हरित हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, इसका यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। साथ ही साथ में आपको बताना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको बढ़ावा देने के लिए संबंध में भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसको भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है इस पूरे आंसर में। और आंसर लेके कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेरा चैनल मिल जाएगा। लगभग 41,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में वहाँ पर जुड़ सकते हो। साथ ही साथ में जब आप लोग आंसर लिखकर सबमिट करोगे ना, तो एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। तो सभी लोग यहाँ पे जब 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने नहीं मेंशन करें, तो इससे आपका थॉट प्रोसेस और ज़्यादा इन्हेंस होता हुआ नजर आएगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर सामने वाले के आंसर में कोई मिस्टेक होगी तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर एक छोटी सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, तो आप भी जाकर यहाँ पर उसका हिस्सा बन सकते हो। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन को। सबसे पहला जो एडिटोरियल है ये बात करता है इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे नेपाल पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इस आर्टिकल में जाऊँगा नहीं, इससे हटकर मैं आपको कुछ काम की चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आज से कुछ दिन पहले यानी परसों मैंने आपसे बोला था कि मैं इंडिया नेपाल के रिलेशंस को लेकर एक प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो प्रॉपर नोट्स क्या हैं, आज हम उसको यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप लोग यहाँ पे देखो, इंडिया नेपाल को लेकर कोई भी आर्टिकल आता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, आप मेंस में यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से वो बन जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, नेपाल रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया इसको समझते हैं पहले। नेपाल इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि नेपाल के एक नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं जिनका नाम है पुष्प कमल दहल। इनको यहाँ पे प्रचंड के नाम से भी जाना जा रहा है। तो प्रचंड यहाँ पे नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। बोला जा रहा है कि केपी शर्मा ओली के साथ ही हैं ये। केपी शर्मा ओली जो कि पहले हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर नेपाल के, है ना। बीच में देखो केपी शर्मा ओली पहले थे, ओली के बाद में देउबा आए, और देउबा के बाद में अब वापस प्रचंड आ चुके हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केपी शर्मा ओली और प्रचंड दोनों साथ के ही हैं, दोनों एक तरीके से एक ही चीज़ को सपोर्ट करते, दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। अब कहोगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पर यह है कि प्रचंड से पहले जो देउबा थे ना, ये बिल्कुल सही थे। इनके टाइम पे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप थोड़े से इंप्रूव हुए, लेकिन जो ये प्रचंड है इनके समय पर आने वाले समय में रिलेशनशिप खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि केपी शर्मा ओली के साथ की व्यक्ति हैं ये, और केपी शर्मा ओली प्रो चाइना थे, यानी कि चाइना की तरफ ज़्यादा फेवर करते थे, इंडिया की तरफ कोई ज़्यादा फेवर रहता नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रचंड के आने से इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। केपी शर्मा ओली के समय में भी मैं आपको बता दूं 2018 से 21 के बीच में और 2015 से 16 के बीच में केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, और इस समय पर इंडिया नेपाल के पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी खराब हो गए थे। ये हालात उस समय पर हो गए थे। बट अभी के समय पर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं देउबा के अंडर में, बट आने वाले समय में ये एक एक्सपेक्टेशन, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वापस से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो प्रचंड आए हैं ये भी प्रो चाइना ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रचंड जो एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये इंडिया के लिए, इसके लिए क्या मतलब है, मतलब इंडिया इससे क्या समझेगा? इंडिया इसलिए इससे ये समझेगा कि प्रचंड को अगर हम पहले से देखें तो वो बेसिकली प्रो चाइना रहे हैं, और आप कह सकते हो इंडिया के अगेंस्ट में ही बातें उठाई हैं। तो अगेन आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बातचीत कर सकते हैं, टेरिटरी डिस्प्यूट को लेकर ये मामला वापस से खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर नज़र आएंगी। ये टेरिटरी प्रॉब्लम्स क्या है आगे मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब इससे पहले आपको समझना होगा कि भारत और साथ ही साथ में नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किस प्रकार का दोनों का यहाँ पर संबंध देखने को मिलेगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेड के बारे में, यानी दोनों देशों के बीच में जो व्यापार वगैरह है वो किस लेवल पर है, कैसे व्यापार होता है। देखो इंडिया जो है ना वो नेपाल का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। व्यापार के मामले में हम लोग एक बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर है। इनफैक्ट साल 2019-20 को देखोगे तो इंडिया नेपाल के बीच में जो बायलैटरल व्यापार हुआ था, दोनों देशों के बीच का व्यापार था, वो $7 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। तो आप इमेजिन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे नेपाल को काफ़ी फायदा भी होता है क्योंकि इंडिया जो है लगातार इन्वेस्ट करता रहता है नेपाल के अंदर में।
इंडिया नेपाल के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 33% यहाँ पर केवल और केवल इंडिया से जा रहा है। लगभग $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नेपाल के अंदर में भारत ने कर रखा है। बाकी कनेक्टिविटी की बात आती है तो आप देखोगे नेपाल बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि जब आप यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपको ऊपर नेपाल देखने को मिल जाएगा। तो नेपाल के नीचे यहाँ पर भारत आ गया और 3 साइड से तो देखो इंडिया हो जाता है यहाँ पर, और एक साइड से यहाँ पर ऊपर हो जाता है तिब्बत, जो कि चाइना ने कब्जा रखा है तो वो तिब्बती, लेकिन चाइना ने कब्जा रखा है तो चाइना यहाँ पर उस पार्ट को क्लेम करता है। तो एक तरफ से 3 तरफ से इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तरफ से चाइना, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेपाल वैसे एक लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर हो गई बात। तो इंडिया और नेपाल ने लंबे समय में कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे ताकि यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काम किया, डेवलपमेंट को लेकर काम किया, और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हम लोगों ने पिछले कुछ समय पर देखा है। लेकिन बीच बीच में कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे भी आते रहे जिनकी चक्कर में इंडिया नेपाल के रिलेशंस खराब भी हुए हैं। अब देखोगे भारत आज के समय पर क्या कर रहा है, हम लोग नेपाल के माध्यम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वाटरवे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक वाटरवे बनाया जाएगा, पानी का रास्ता बनाया जाएगा, जिससे कई सारा सामान इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया यहाँ पर आ सकेगा। हम व्यापार कर सकेंगे। इवन यहाँ पर नेपाल को यहाँ पर एक तरीके से जरिया मिल जाएगा इंडियन ओशन से कनेक्ट होने के लिए। तो नेपाल का जो सागर माता माउंट एवरेस्ट वाला रीजन है, इसको हम लोग अपने सागर इंडियन ओशन से कनेक्ट करने की भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ये तो हमने पहला पॉइंट व्यापार के बारे में बात कर ली है। दूसरा बात करते हैं डिफेंस के मामले में। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन डिफेंस के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल सगे रिलेशन देखने को मिलेंगे। कैसे? तो आप देखोगे जो नेपाल की आर्मी है ना, इसको भारत लगातार सपोर्ट करती रहती है। कैसे ये और ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं, इनको हथियार प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, तो उसको लेकर यहाँ पर इंडियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेपाल आर्मी के लिए। बाकी आप देखोगे इंडिया में जो गोरखा रेजिमेंट है ना, ये जो गोरखा यूनिट है इंडियन आर्मी का ही, तो इसके अंदर जो ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो आपको ये हमारे सोल्जर्स देखने को मिलेंगे वो बेसिकली नेपाल के कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्रूट करे जाते हैं। नेपाल के कुछ यहाँ पर एरिया से उनको हायर किया जाता है। बाकी आप देखोगे साल 2011 से ही इंडिया और नेपाल के बीच में एक अभ्यास किया जा रहा है, उसका नाम है सूर्य किरण। आपको ध्यान होगा सूर्य किरण अभ्यास साल 2011 से रेगुलर बेसिस पर इंडिया और नेपाल साथ में मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफेंस के मामले में। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के मामले में। एक बात ज़रूर से ध्यान रखना, नेपाल देश ना एक ऐसे रीजन में स्थित है जो कि इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन है। मतलब यह है कि वो एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बार बार जो भूकंप है वो आता रहता है। आपको पता होगा एक भूकंप कुछ साल पहले भी आया था जो कि बहुत खतरनाक था, है ना। तो भूकंप आते रहते हैं, जो बाढ़ है वो आते रहती हैं, जिसके चक्कर में बहुत बड़ा डैमेज वहाँ पे क्रिएट होता है। काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। तो वहाँ पे हमेशा इंडिया जो है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बनकर निकलता है नेपाल का। लगातार हम नेपाल को हर प्रकार से जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी आप देखोगे इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स भी नज़र आएंगी, यानी कि ये दोनों ही देश मिलकर अलग अलग ग्रुप्स में अपनी पार्टनरशिप को शेयर करते हैं। जैसे कि BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये एक ग्रुप है जहाँ पे ये दोनों हिस्सा हैं। फिर आ जाता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अंदर में इंडिया नेपाल दोनों हिस्सा हैं। सार्क के अंदर भी इंडिया नेपाल दोनों हिस्सा हैं, और दोनों एक दूसरे को इन सभी ग्रुप्स के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर रिलेशंस के अच्छी साइड कि क्या लेवल पर रिलेशन चल रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब बात करेंगे हम चैलेंजेस के बारे में कि आखिरकार इन दोनों देशों के बीच में जो ये संबंध हैं इनमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा इंडिया नेपाल के रिलेशन के बीच में, वो है बाउंड्री को लेकर, काला पानी बाउंड्री विवाद। ये काला पानी बाउंड्री विवाद क्या है, आओ इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जो ये विवाद है ना, ये KP शर्मा ओली के समय में और ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुँच गया था। अब आप देखोगे नेपाल में क्या होता है, KP शर्मा ओली जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने कुछ समय पहले क्या किया, एक अपना ऑफिशियल मैप रिलीज़ कर दिया नेपाल का, और नेपाल का नेपाली वर्जन वाला मैप ये लेकर आए। और नेपाली वर्जन मैप में इन्होंने क्या करा, ये जो मैं रीजन ड्रॉ करूँगा इसको बहुत ध्यान से देखना। जो मैंने यहाँ पर येलो कलर का हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ना, 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये तीनों रीजन है। एक काला पानी है, एक लेपू लेक है, एक लिम्पियाधुरा है। तो ये बेसिकली तीनों के तीनों रीजन जो है ना उत्तराखंड का हिस्सा है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। लेकिन नेपाल ने जो मैप रिलीज़ किया था KP शर्मा ओली के समय में, ये रीजन इन्होंने अपने हिस्से में दिखाया, यानी कि अपने मैप के अंदर दिखाया, लेकिन वो है इंडिया का हिस्सा। तो ये जो मैप है ये कौन सा है, नेपाली वर्जन वाला मैप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसका ओरिजिनल मैप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इसका ओरिजिनल वर्जन देखोगे तो ये जो रीजन है
ये है बेसिकली ओरिजिनल। ओरिजिनल में आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये इंडिया का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, लेकिन नेपाल ने अपने हिस्से में यहाँ पर इसको दिखाया। नेपाल इस वाले रीजन को बोलता है ये हमारा रीजन है, जबकि ये इंडिया का पार्ट है। इस वजह से यहाँ पर ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। रिसेंटली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट इसलिए भी न्यूज़ में आ गए क्योंकि केपी शर्मा ओली, देखो पिछले कुछ समय में इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन केपी शर्मा ओली ने नेपाली वर्जन मैप रिलीज़ करके इस प्रकार से यहाँ पर यह दिखाया, जिसकी वजह से वापस से कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने आपको बताया ना कि केपी शर्मा ओली वाली आइडियोलॉजी वाले ही प्रचंड हैं, तो आने वाले समय में इंडिया नेपाल के रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। बात क्लियर हो गई? तो वही चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई जा रही है। फिर इनके संबंध में एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है चाइनाज़ इंटरवेंशन। चाइना का बार बार यहाँ पे टांग अड़ाना। पिछले कुछ समय में हमने देखा है नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ा है और चाइना का झुकाव नेपाल की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। चाइना ने, मतलब इंडिया तो सपोर्ट कर ही रहा है हर तरीके से नेपाल को, लेकिन जो बाकी जगह बच जाती है इन्वेस्टमेंट, लोन, सपोर्ट को लेकर, वो चाइना उस जगह को भरता हुआ जा रहा है। और चाइना कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नेपाल को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर समझता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यहाँ पर नेपाल इसको बेसिकली यहाँ पर ज्वाइन करे, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह देखता है कि हाँ नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं बीआरआई का हिस्सा बने, ठीक है ना। और नेपाल के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है, उससे व्यापार को बढ़ाना चाहता है, अपना काफ़ी सारा सामान यहाँ पर उसको बेचना चाहता है, तो वहाँ पे भी इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। तो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है वो है चाइना का इंटरवेंशन। तो ये बात यहाँ पर रिलेशंस के अंदर चैलेंजेस के बारे में भी आपने समझ ली हैं। तो ये थे ओवरऑल आर्टिकल का मतलब पूरा का पूरा निचोड़ और इंडिया नेपाल के पूरे कंप्लीट रिलेशंस, ठीक है ना। तो इन रिलेशंस को आप अच्छे से समझ सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया एज इट इज़ यहाँ पे अपने पास में नोट डाउन करके रख लेना है। अगर कोई नोट डाउन कर रहा है, आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो डिजिटली इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ अगला आर्टिकल, ये जो एडिटोरियल नंबर 2 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात है यहाँ पर कही गई है, ये बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो हमारा पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर का निचोड़ है ये पूरा एनालिसिस। तो यहाँ पे जो दूसरा एडिटोरियल है ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से उठाया गया है। क्या बात है, व्हाट इज़ द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट्स। जो सिंगल सिगरेट है ना, इसको यहाँ पे बैन करने के बारे में चर्चा की जा रही है। जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बोला है कि अगर हमें यहाँ पर इस तंबाकू की वजह से या फिर आप कह सकते हो कि इस सिगरेट पीने की वजह से जो लोगों की जान जा रही है, इसको रोकना है ना, तो इसके लिए एक अच्छा कदम ये उठाया जा सकता है, सिंगल सिगरेट को बैन कर दो। यानी कि जो पैकेट में से एक सिंगल सिगरेट निकल कर आती है ना, सिंगल स्टिक, वो मत बेचो, है ना। खुला भी बेचा जाता है, दुकानों के ऊपर 1 सिगरेट 2 सिगरेट भी मांग के मतलब बेची जाती हैं, वो यहाँ पर खरीदी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि खुली सिगरेट बेचो ही मत, पूरा पैकेट बेचो। इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे लोग आज के समय में केवल और केवल सिंगल सिगरेट लेते हैं, या काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे शौकीन हैं कि भैया हमें ट्राई करना है बस एक बार, लेकिन वो फिर उस नशे में पड़ जाते हैं। तो वो जो सिंगल सिगरेट है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को बचा सकती है इस स्मोकिंग में जाने से, ठीक है ना। क्योंकि अगर उनको सिंगल सिगरेट खरीदनी है तो वो सिंगल सिगरेट मिलेगी नहीं, पूरा पैकेट ही परचेस करना पड़ेगा। तो वो बात यहाँ पे बोलेगी कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कंट्रोल आ सकता है। इसको लेकर यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये सारी बातें मेंशन करी हैं और पूरा का पूरा प्रपोजल रख दिया है कि हाँ बिल्कुल सिंगल सिगरेट को बैन कर ही देना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से लेकर चलूँ क्या क्या मेंशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जो लैंसेट रिपोर्ट है ना, इस लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया यह गया कि 7 मिलियन के आसपास हर साल लोगों की जान जाने वाली है साल 2030 तक। किसकी चक्कर में? केवल और केवल इस स्मोकिंग की चक्कर में। और सबसे ज़्यादा जान कहाँ पे जाएगी? मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर में जाएगी, जहाँ पर लोगों की आय इतनी अच्छी है नहीं, तो उनके अंदर ही 7 मिलियन लोगों की हर साल जान जाया करेगी 2030 तक। 7 मिलियन समझ रहे हो ना, 70 लाख लोगों की जान जाया करेगी। अपने आप में बहुत बड़ा ये डेटा कह सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय पर बढ़ने वाली है। और इसमें आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंगल स्टिक, यानी सिंगल सिगरेट। सिंगल सिगरेट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, यानी कि 5-10 जितने भी रुपए की भी आए तो वो सिंगल सिगरेट को आराम से हर एक व्यक्ति परचेज कर सकता है। तो और इसी चक्कर में जो यंगस्टर्स हैं ना, वो सिंगल सिगरेट से यहाँ पर इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। यंगस्टर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है ना। कई सारे आप देखोगे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर सिगरेट की चपेट में फंसे हुए होते हैं। उनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं, लिमिटेड अमाउंट होता है। तो वो सिंगल सिगरेट परचेज, जब सिंगल सिगरेट बिकेगा ही नहीं तो वो परचेज ही नहीं कर पाएंगे, उनको पूरा पैकेट परचेज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो हैबिट है इसको रोका जा सकता है, कहीं ना कहीं तो रोक लगेगी, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। तो ये जो सिंगल स्टिक है ना, इसके ऊपर बैन लगाना, इसको बेचने से यहाँ पे रोकना,
और तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और ये कहीं ना कहीं जो स्मोकिंग है इसको रोकने में मदद करेगा। ऐसे यहाँ पर इस पूरी की पूरी लैंसेट रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्या है रीज़न, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली निचोड़ बताया कि एग्जैक्टली क्या है इस आर्टिकल में, और इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है, जो बताया उतना ही है। लेकिन अब इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा डिस्कस करेंगे, आखिरकार समझेंगे ये जो स्मोकिंग है इसकी चक्कर में इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितनी खतरनाक है ये। इसको हम लोग टॉबैको कंजम्पशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तंबाकू को खाना। अब तंबाकू देखो खाई भी जा रही है, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, कोई इंसान सिगरेट पी रहा है ना, तो अभी तो तंबाकू का ही तो कंजम्पशन है, उस सिगरेट के अंदर क्या है तो तंबाकू ही ना, उसको यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है वो। तो बात यहाँ पे टोबैको कंजम्पशन की है, तो आप इसको समझते हैं। देखो टोबैको कंजम्पशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है पूरे दुनिया भर में, और इसके चक्कर में हर साल कई लाख लोगों की यहाँ पर जान जा रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। एक खतरा बना हुआ है कि आने वाले समय में 70-80 लाख लोगों की जान जाने वाली है हर साल इस टोबैको कंजम्पशन की वजह से, इस सिगरेट पीने की वजह से, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया कि आप देखोगे कई सारे लोग यहाँ पर इससे एडिक्ट भी हो जाते हैं। जो टोबैको इसका जो कंजम्पशन है, चाहे वो किसी फॉर्म में भी कंजम्पशन हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक ही साबित होता है। टोबैको की चक्कर में टोबैको कंजम्पशन अलग अलग प्रकार से होता है। एक तो सिगरेट के माध्यम से पी लिया, उसके अलावा डायरेक्टली खा लिया, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिगार, उसके बाद में और कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से टोबैको का कंजम्पशन किया जाता है। हालांकि इससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी कि कोई ज़्यादा अगर इसका कंजम्पशन कर रहा है तो उससे कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कैंसर, लंग डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ये सारी परेशानियां केवल और केवल टोबैको के कंजम्पशन से बढ़ रही हैं। अब इस टोबैको के कंजम्पशन का जो स्टेटस है इंडिया में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, नहीं इंडिया में क्या हालात हैं, आओ इसको समझते हैं। 38% मैन और 9% वीमेन जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, ये लोग कहीं ना कहीं टोबैको वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th वाली रिपोर्ट ने बताया है, कि जो कि 2019 से 2021 तक के डेटा को कवर करती है। तो इतने आदमी और इतनी औरतें यहाँ पर जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, वो कहीं ना कहीं टोबैको के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस डेटा ने ये बताया कि जो 19% विमेन है और 51% जो मैन है, ये वो लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, ये ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी दूसरी ट्राइबल ग्रुप या कास्ट से अगर जब इनको कंपैरिजन करते हैं तो उस तौर पर। बाकी आप देखोगे जो मैन और वेमेन है, इनका कंजम्पशन, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन टोबैको का किया जा रहा है वो गांव में किया जा रहा है। शहर के अंदर ये कंजम्पशन कम है, लेकिन गांव के अंदर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर और क्या समझाया गया कि जो टोबैको है ना, ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बना है लोगों की मृत्यु का। हर साल यहाँ पर 1.3 मिलियन के आसपास भारत के अंदर डेथ हो रही है, और इंडिया एक दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है टोबैको प्रोडक्ट्स का। हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि हमारे देश में बहुत सस्ते दाम में टोबैको प्रोडक्शन होता है, टोबैको सबसे सस्ते दाम में यहाँ पर मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आपको देखने को मिलेगा इस टोबैको सेक्टर को लेकर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं इस टोबैको के कंजम्पशन को रोकने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखोगे दुनिया भर में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। तो एक इनिशिएटिव यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इंडिया ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया है ताकि हम टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हम एक दिन जो है ना, लगभग यह है 31 मई, हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको की तरह यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब वर्ल्ड नो टोबैको की तरह इसको ऑब्जर्व हर साल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इसके बारे में जागरूकता फैला सकें, बता सकें कि आखिरकार तंबाकू खाने के कितने ज़्यादा डेडली इफेक्ट्स हैं, इंसान की कितनी ज़्यादा जान जा रही है, कितनी सारी बीमारियों से इंसान को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब बात करते हैं इंडियन इनिशिएटिव की कि भारत यहाँ पे क्या क्या कर रहा है टोबैको के कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास में एक कोटपा एक्ट है 2003 का, इसकी फुल फॉर्म है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इसने क्या किया, हमारा जो पुराना वाला एक्ट था ना, सिगरेट एक्ट ऑफ 1975 वाला, इस एक्ट को रिप्लेस करके हम ये 2003 वाला एक्ट लेकर आए थे। क्यों? तो जो पुराना वाला एक्ट था, इसका काम ये था कि जो सिगरेट के पैकेट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक वार्निंग देना, और बस खाली इतना लिखा हुआ रहता था कि हाँ सिगरेट पीना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन ये केवल और केवल सिगरेट के पैकेट पर ही एडवर्टीजमेंट को दिखाता था ये वाला एक्ट।
लेकिन हमने इस सिगरेट एक्ट को ही बदल दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। यानी सिगरेट के साथ साथ जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पाइप टोबैको, शीरूट, हुक्का, च्यूइंग टोबैको, पान मसाला, गुटखा, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इन सब के ऊपर हम यहाँ पर ये टैग लगा देंगे कि हाँ, इन सब का कंजम्पशन आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चेंज किया गया था। बाकी जो दूसरा कदम उठाया गया है वो है प्रोमulgation ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019। तो यहाँ पे मकसद था हमारा कि जो ई सिगरेट्स होती हैं, ई सिगरेट्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा रखा है, आपको याद होगा, है ना, ई सिगरेट्स कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं। तो इसके प्रोडक्शन को रोकने का काम करता है ये एक्ट। इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ को यहाँ पर रोकने का ये काम करता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत के साइड से स्टार्ट करे गए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे टोबैको के कंजम्पशंस को रोक सकें। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि क्या है प्रपोजल, क्या है सिंगल सिगरेट का मामला, क्या है पूरा का पूरा इशू। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ अगला जो एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, ये बात करता है इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। जब बात करते हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने की, तो भारत को केवल और केवल एक जागरूकता फैलानी है, कोई कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो दो राइटर हैं ना, RN पांडे साहब और इधर संजय कुमार साहब, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। इस एडिटोरियल को लिखते हुए ये बोलते हैं कि देखो भैया, पॉपुलेशन कंट्रोल की लेकर कई सारे राज्य बिल लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बिल लेकर आया, तो उस बिल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का पॉपुलेशन रेट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बस खाली एक जागरूकता फैला दो लोगों के अंदर, काम हो जाएगा। उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे राइटर जोर देते हैं। और डिटेल से चलते हैं, समझेंगे क्या क्या यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ, बात करते हैं। देखो अभी क्या होता है, दिसंबर के महीने में लगभग पार्लियामेंट के अंदर में जो पार्लियामेंट के 2 MPs हैं, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर हुए जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, रवि किशन साहब और साथ ही साथ में निशिकांत दुबे। इन्होंने लोकसभा के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है ना वो जारी किया। प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हुए इन्होंने यहाँ पर उस बिल का वैसे मकसद क्या था, उस बिल का मकसद था इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना भारत के अंदर में, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारत में विकास इतना हो नहीं पा रहा, या फिर हो रहा है तो बहुत धीमी गति से हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने इस बिल के माध्यम से बताई। साथ ही साथ में इस बिल ने आर्गूमेंट ये भी किया कि हमें तुरंत ही ज़रूरत है कि हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें, इसके ऊपर रोक लगा सकें। तो ये जो डिबेट है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, कोई नई डिबेट नहीं है ना, बहुत पुरानी डिबेट है, लंबे समय से चर्चा की जा रही है। इवन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पर चर्चा की जा रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। 1951 से आप देखोगे ना, पॉपुलेशन को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की लेकर बातचीत हो रही है लगातार। इन्होंने ये बताया, एक समय था 1950 में भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, यानी कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। 1950 में ये टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9% के आसपास था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन आज के समय में ये फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी कम हो चुका है। सर पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है। जो 1950 में 5.9% के आसपास फर्टिलिटी रेट था, ये कम होकर इस बार 2% बचा हुआ है। करेंट टाइम में बात करें 2% का यहाँ पर चल रहा है, मतलब एक महिला लगभग 2 बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है ना, ये अपने आप में ही कम हो चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बात क्लियर हो गई। फिर इन्होंने ये बताया कि जो ये डिबेट हो रही है पॉपुलेशन को लेकर, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा खेली जा रही है। जैसे आप देखोगे, अभी आज से 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में योगी आदित्यनाथ जी, इनकी जो सरकार है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बिल लेकर आए, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, कंट्रोल स्टेबलाइजेशन वेलफेयर बिल 2021। इस बिल के अंदर यहाँ पे बोला गया कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है ना, अब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, वहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन राइटर बोलता है कि ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने एक बात ये बोली इस बिल के अंदर में, इस बिल के अंदर ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पे बोल दी गई। अब आप कह सकते हो कि इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं था इस बिल के अंदर। क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं था क्योंकि आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका पहले से यहाँ पर 2 बच्चे हैं और वो सरकारी जॉब में, तीसरा हो गया, अब सरकारी जॉब में ऑलरेडी है, तीसरा हो गया तो क्या उसकी सरकारी जॉब छीन ली जाएगी। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी शादी हुई हुई है, अब उसकी दोबारा शादी हो जाती है, मतलब उसके 2 बच्चे पहले से थे, अब दोबारा शादी हो गई, उसके पास में तीसरा बच्चा हो गया, है ना, वो गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं था, बस खाली ऐसे यहाँ पर गेम खेल दिया गया। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर बोलते हैं कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली कहीं पर भी एप्लीकेबल होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। जबकि राइटर ने मेंशन किया कि हमें डेटा ना कुछ और चीज़ें दिखाता है। हमें डेटा क्या दिखाता है इसको समझते हैं।
हमें डेटा ये दिखाता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है वो ये बताता है कि 1992 से लेकर 1993 के बीच में आप देखोगे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का फर्टिलिटी रेट है ना, इसमें यहाँ पर गैप जो है वो 1.1 का था, जो कि आज के समय पर गैप कम हो चुका है। मतलब एक समय पर मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब आप देखोगे जो मुस्लिम्स हैं इनके बच्चे थोड़े ज़्यादा हुआ कर रहे थे, बट आज के समय पर वो भी थोड़ा सा लेवल पर आ चुका है। राइटर का कहना यह है कि एक समय पर मुस्लिम्स के ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे, है ना, लेकिन वो चीज़ें भी आज के समय पर थोड़ी सी मेंटेन हो रही हैं। यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम पॉपुलेशन का भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक समय पर 5.8 था, वो आपके समय पर 2021 के अंदर में 2011 में 2.7 का पहुंच चुका है। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट सभी के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो यहाँ पर हिंदूज हो, सभी के फर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे लगातार कम होती हुई नजर आई है। तो राइटर का कहना यह है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2% का चल रहा है, तो मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी यहाँ पर कम चल रहा है। तो इससे क्लियरली ये दिख रहा है कि भारत को कोई भी ज़बरदस्ती के कंट्रोल लॉ की आवश्यकता है ही नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई भी कानून की आवश्यकता है ही नहीं। फिर इन्होंने बोला कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये बात ऑलरेडी बोल चुके हैं। उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ज़बरदस्ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसा हमारा पड़ोसी देश चाइना भुगत रहा है। चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया कि एक ही बच्चे को जन्म दिया जाएगा, और उस चक्कर में ज़बरदस्ती पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया। और आज यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, आज चाइना लगातार बूढ़ा होता जा रहा है, वहाँ पे जवान लोगों की संख्या कम है, बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, और कोई बच्चे अब पैदा कर भी नहीं रहा है। चाइना इवन अब कपल्स को पैसे दे रहा है कि हाँ भाई जो हुई यहाँ पर है कि अब थोड़े ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो अब 1 चाइल्ड से 2 चाइल्ड पॉलिसी आया, अब आने वाले समय में और यदि बढ़ जाएगा ये। तो ज़बरदस्ती पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल लगाना भी नहीं सही रहता, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन कर रहे हैं। जब ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है तो ऐसा कदम क्यों उठाना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बोला गया उससे अच्छा यहाँ पे क्या करो, उससे अच्छा आप अपने जितनी पॉपुलेशन उसकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, है ना, अपना जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और ज़्यादा मजबूत करो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आओगे, उसको लागू करोगे, उस पर पैसा खर्च करने से अच्छा है लोगों की हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करो। ठीक है ना, ज़बरदस्ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे तो इससे यहाँ पर क्या होगा, लोग पैदा कम होंगे, और जो लोग आज के समय पर यूथ है वो बूढ़े होने लगेंगे, जैसा बहुत सारे देशों में हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर ये जो जापान है ये यही वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जापान में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कगार पर है, लेकिन जवान की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो फोर्स पॉपुलेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ही लेकर आएगा, इस वजह से उस पर फोकस ना करके लोगों की हेल्थ के ऊपर, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया पूरा कॉन्टेक्स्ट, समझ में आ गया। चलो ये तो हमारे 2 एडिटोरियल, एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, एक आर्टिकल ये भी है, ये डिस्कस करता लेकिन किसी काम का है नहीं, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है कि भैया एमजी नरेगा के अंदर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिल पा रही है, 2021 से ही पेमेंट डिले चल रही है। तो ये मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि एमजी नरेगा में क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। पिछले कई समय से इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा अब फोकस करने की आवश्यकता है नहीं। अब एक और एडिटोरियल है, फटाफट उसको भी देख लेंगे। छोटे छोटे आर्टिकल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है ना। बाकी हम लोग अब इकोनॉमी पेज को भी डिस्कस कर लिया है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को कवर कर रहे थे, ये सिंगल सिगरेट वाला आर्टिकल ऑलरेडी कवर कर लिया है, बचता है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल। अब ये वाला एडिटोरियल क्या बोलता है, ये एक बिल के बारे में बात करता है जिसका नाम है जन विश्वास बिल। तो जन विश्वास बिल हमारी जो सरकार है वो पार्लियामेंट के अंदर टेबल करती है, तो उस बिल के बारे में समझाया कि उस बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आज के समय में छोटे छोटे अपराध को लेकर भी, जो छोटे छोटे अपराध हैं उसको अपराध घोषित कर रखा है ना, यानी उसको क्रिमिनलाइजेशन कर रखा है। मतलब पूरा एक तरीके से यहाँ पर अगर कोई छोटा अपराध भी करता है व्यक्ति तो वो बेसिकली क्रिमिनल कहलाएगा। इस प्रकार के कई सारे एक्ट हमारे पास हैं, 42 एक्ट हैं। तो उन एक्ट को हटाकर उनमें से यहाँ पर मतलब उन एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति वाले अपराध करेगा ना तो वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। तो ये बिल क्या है मैं आपको बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट समझाऊंगा, कोई ज़्यादा फालतू की बात नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से डायरेक्टली हम लिंक करके समझेंगे। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इन्होंने रिसेंटली क्या किया, लोकसभा के अंदर जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2022 को इन्होंने टेबल कर दिया। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, इस बिल को यहाँ पे प्रस्तुत किया। अब इस बिल का मकसद यहाँ पर यह है कि भारत के अंदर में जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर आपको अपराध देखने को मिलेंगे, उसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया जाए।
यानी कि उसको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। अगर कोई छोटे अपराध हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई चल रही है वो यहाँ पर क्रिमिनल कहलाएगा, ऐसा ना किया जाए। तो इसके लिए इस बिल ने ये बोला कि हमें 42 एक्ट जो हैं हमारे पास में वो ख़त्म करने होंगे, ठीक है ना। जो 42 एक्ट हैं जो कि माइनर ऑफेंसेस को लेकर है, छोटे छोटे यहाँ पर अपराध को लेकर है, उसको यहाँ पे कम करना होगा, ठीक है। तो इस बिल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो माइनर ऑफेंसेस है उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, यानी कि वो बेसिकली क्राइम नहीं कहलाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो भैया उसकी सज़ा क्या होगी? सज़ा ये होगी कि मॉनेटरी पेनल्टीज लगा दी जाएंगी, यानी जो पहले सज़ा हो रही थी, जेल भेजा जा रहा था, उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके ऊपर फाइन चार्ज कर दिया जाएगा उस अपराध के मामले में। तो यहाँ पर बेसिकली कितने एक्ट लेकर आए गए हैं यहाँ पे आप देखोगे, ऐसे पहले बॉयलर एक्ट है, आधार एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट, पब्लिक डेटा एक्ट, फार्मेसी, सिनेटोमोग्राफी, कॉपीराइट, पेटेंट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क, रेलवेज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फूड सेफ्टी, लीगल मेट्रोलॉजिकल, फैक्टरिंग रेगुलेशन, ये सारे के सारे एक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन एक्ट्स के अंदर में जो अपराध है ना वो छोटे छोटे अपराध आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ा यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन एक्ट्स के अंदर में जितने भी छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करने के बारे में इस बिल ने बात की है कि भैया इनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इनको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कोई क्राइम घोषित ना किया जाए, ठीक है ना। बस अगर कोई अपराध होता है तो उसको हाई पेनल्टी चार्ज कर लेंगे, उसके ऊपर काम खत्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर ये बोला है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर में बिजनेस ग्रो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इसमें क्या होता है ना, अगर कोई अपराध हो गया, कोई यहाँ पर ऑफेंस हो गया, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस वजह से इंडिया में बिजनेस इतने बढ़ भी नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब क्या है, इसमें ऑफेंस इतना बड़ा नहीं होगा, एक पेनल्टी देनी होगी, तो इसके चक्कर में जो बिजनेस करना है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि बिजनेस के ऊपर लागू हो रहे थे, तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा था बिजनेसेस को। तो वो लोग सोच रहे थे सच्चा बिजनेस कर ही ना तो ही सही है। तो अब क्या होगा, इतना कुछ झेलना पड़ेगा नहीं, एक पेनल्टी यहाँ पर चार्ज करनी है। अगर यहाँ पर अपराध होता है तो वो बेसिकली क्राइम कहलाएगा भी नहीं। इनको डीक्रिमिनलाइज करने के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारा अचीवमेंट होने वाला है और डेफिनेटली यहाँ पर जो बिजनेस करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में बोला गया कि आप डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो, लेकिन डीक्रिमिनलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डीक्रिमिनलाइज करना होता है कि भैया आपने अपराध मतलब उसको पूरी तरह से जो बेसिकली वो पहले क्रिमिनल घोषित करता था वो मामला ख़त्म कर दिया, अब वो बेसिकली क्रिमिनल घोषित नहीं करेगा किसी को भी। लेकिन आप पेनल्टी चार्ज करो तो पेनल्टी चार्ज करने का क्या मतलब, आप पेनल्टी भी चार्ज मत करो। पेनल्टी चार्ज करने का मतलब ही तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसको अपराध में फंसा दिया, तो पेनल्टी भी चार्ज मत करो अगर डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो तो वही बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर मेंशन की गई, ठीक है। तो इस बिल का स्कोप क्या है अभी हमने समझा, जितने एक्ट थे वो सारे एक्ट मैंने आपको बताए, कैसे हमारे ये बिजनेस को हेल्प कर सकता है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर इस बिल के अंदर मेंशन की जा रही है। तो ये जो बिल है कितने ऑफेंसेस को, कितने अपराध को डीक्रिमिनलाइज करेगा, 183 ऑफेंस को यहाँ पर, जो कि 42 अलग अलग एक्ट के माध्यम से अपराध कहलाते थे, वो अब यहाँ पर बेसिकली डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे, वो क्राइम नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि छोटे छोटे जो है ऑफेंसेस है ना, इसकी चक्कर में हमारे पास बहुत सारे केसेस इकट्ठे हो जा रहे हैं। हमारे पास में ऑलरेडी 4.3 करोड़ के आसपास पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे जो माइनर केसेस हैं इनकी चक्कर में, ये छोटे छोटे केसेस की चक्कर में जो हमारे पास में केसेस का पूरा पेंडिंग जो चिट्टा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में यहाँ पे क्या है कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल लगेगा, छोटे छोटे केसेस कोर्ट में तो नहीं पहुँचेंगे, है ना। इससे जो पुराने वाले केसेस है वो हम जल्दी जल्दी निपटा पाएंगे। तो ये माइनर केसेस की चक्कर में जो ये पेंडेंसी रेट बढ़ रहा है वो भी यहाँ पे कंट्रोल हो पाएगा। वो चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जा रही है, इस एडिटोरियल में बताई जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर इशू था, बाकी बिजनेस सेक्शन और ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है समाप्त, ठीक है। तो डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बट इंपॉर्टेंट था। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वालिटी चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि INS अस्त्रधारिणी बेसिकली क्या है, तो इसका सही उत्तर है INS अस्त्रधारिणी एक टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है, ठीक है। नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।